तो जय हिंद। आप सबका अपने चैनल शक्ति एजुकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपी टेट की एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए समास के आपको 2 से 4 क्वेश्चन बिल्कुल ही आने हैं। तो एकदम इजीली समास आज के बाद आपको भूलेगा नहीं। इस तरह से हम पढ़ते हैं और देखते हैं समास, और इसके बाद हम इसका एमसीक्यू भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि समास का परिभाषा क्या होता है। तो परिभाषा में कहते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिल करके एक सार्थक और संक्षिप्त शब्द का बनाता है। जैसे कि यहाँ पर संधि की अगर बात करेंगे, संधि आप पढ़ेंगे तो उसमें 2 वर्ण यानी 2 अक्षरों का मेल से एक नया शब्द का उत्पत्ति होता था। और समास में क्या अंतर है कि समास में 2 शब्द मिल करके और जो एक बड़ा शब्द है उसको छोटा रूप करके बनाएंगे तो समास कहलाएगा। तो समास में 2 शब्दों का मेल और संधि में 2 अक्षरों का या वर्णों का मेल होता है। तो ये परिभाषा हो गया। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा 2-3 शब्दों को ध्यान देना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा है पूर्व पद। पूर्व पद का मतलब क्या होता है कि जो जैसे एक शब्द है प्रतिदिन, तो इसमें जो प्रति आया हुआ है तो ये पूर्व पद हो गया। इस शब्द से पहले जो आया है वो हो गया पूर्व पद, और इसी शब्द के बाद में जो शब्द है दिन, ये हो गया उत्तर पद। अब समस्त पद क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर एक शब्द लिया राजपुत्र, तो ये पूरा समस्त पद को हम मतलब ये पूरा पद हो गया। इसे पहला और दूसरा सभी को मिला करके बोलेंगे समस्त पद। इसका जब विग्रह करेंगे तो समास विग्रह, विग्रह का मतलब होता है अलग अलग कर देना, तोड़ देना उसे। तो राजा का पुत्र, अब राजपुत्र छोटा रूप में था, अब इसको जब हम तोड़ के अलग किए तो राजा का पुत्र मतलब ये बढ़ गया। इस तरह का समास विग्रह होता है। तो जब आपको समास दे देगा, पूछेगा इसका विग्रह कीजिए, तो आपको इस तरह से लिखना होगा। तो ये समास विग्रह रहा समस्त पद। अब समास के कितने प्रकार होते हैं, तो समास के भेद जो है 6 प्रकार के समास होते हैं, आप सभी जानते हैं। अव्ययी भाव समास पहला होता है, दूसरा होता है द्वंद्व समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। इनकी जो काउंटिंग है इधर से उधर भी हो सकती है, कोई उससे दिक्कत नहीं होता है। सबसे पहले आप किसी भी समास को ले सकते हैं। तो अव्ययी भाव समास, ये जो द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय और बहुब्रीहि, इन 6 को बिल्कुल बारीकी से एक एक करके देख लेते हैं और अंत में हम स्लाइड को भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो प्रकार है अव्ययी भाव समास, वो कैसा होता है। अव्ययी भाव समास को कैसे पहचानेंगे, ट्रिक के माध्यम से भी। तो यहाँ पर देखिए, अव्ययी भाव समास का परिभाषा में कि जिस समास का पूर्व पद, जिस समास का पूर्व पद यानी कि पहले वाला पद, अभी आपको बताया पूर्व पद क्या होता है, अव्यय हो या उपसर्ग हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। कैसे, देखिए यहाँ पर प्रतिदिन, यहाँ पर प्रति देखिए ये एक उपसर्ग है, अव्यय जो अव्यय का काम कर रहा है उपसर्ग है प्रति। अब इसको जब हम विग्रह करेंगे तो प्रतिदिन का मतलब हो जाएगा क्या, प्रत्येक दिन। तो ये हो गया कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति, यथाशक्ति का मतलब यहाँ पर यथा एक अव्यय शब्द है, यथाशक्ति का मतलब कि शक्ति के अनुसार, क्या, शक्ति के अनुसार। यहाँ पर हो जाएगा शक्ति के अनुसार। जैसे नहीं होता है कि कितना दान देना है, यथाशक्ति तथा भक्ति, मतलब आपके पास जितनी क्षमता है, शक्ति है, उतना ये कर दीजिए। यथाशक्ति के मतलब शक्ति के अनुसार। रात रात, अब यहाँ पर एक और बात आती है कंफ्यूजन करने वाली, कि अगर एक ही शब्द 2 बार आ जाए तो वहां पर भी अव्ययी भाव समास होता है। यहाँ पर देखिए रात रात, ऐसे दिन दिन, इस तरह का शब्द आ जाए, एक ही शब्द 2 बार की मतलब उसकी पुनरावृत्ति हो जाती है, तो वो शब्द भी अव्ययी भाव समास होते हैं। और इनका सबसे ट्रिक वाला जो बात है आप देखेंगे तो उसमें अधिकतर जो पहला पद होता है वो अव्यय के रूप में होता है। वो किसके रूप में होता है, अव्यय के रूप में होता है। जैसे कि यहाँ पर एक शब्द हमने लिखा अनुराधा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनु जो है उपसर्ग लगा हुआ है। अनु उपसर्ग से हम बहुत सारा चीज बना सकते हैं। तो यहाँ पर प्रथम पद उसका उपसर्ग होगा, प्रतिदिन, यथाशक्ति, है ना। एक शब्द होता है आजीवन, क्या होता है, आजीवन। तो यहाँ पर आप देखिए आ क्या है, एक उपसर्ग है, तो इससे हम तुरंत सेकंडों में पहचान जाएंगे, वो अव्ययी भाव समास होगा। आजीवन का मतलब क्या होता है, जीवन भर, क्या होगा, जीवन भर। तो आजीवन ये भी क्या है, अव्ययी भाव समास है। यानी कि ट्रिक में ये रहेगा कि अधिकतर आपको ऐसे शब्द मिलेंगे कि उसका सबसे जो प्रथम यानी पूर्व पद है वो उपसर्ग होगा, अव्यय होगा। यानी और दूसरा है कि एक ही शब्द की पुनरावृत्ति, अगर एक ही शब्द 2 बार आया है तो भी अव्ययी भाव समास होगा, जैसे रात रात दिन दिन। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। अब आपको एक भी सवाल अव्ययी भाव समास से गलत नहीं होना चाहिए। अब दूसरा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की परिभाषा क्या है कि जिस समास का दोनों पद प्रधान होता है वो द्वंद्व समास कहलाता है। प्रधान का मतलब कि मुख्य होता है। जैसे कि माता और पिता, तो यहाँ पर माता पिता, बीच में योजक चिन्ह लगा है, इस चिन्ह का मतलब होता है और, क्या होता है, और। ये छिपा हुआ है, तब इसको हम जब विग्रह करेंगे, पूरा समस्त पद है, ये प्रथम ये द्वितीय, मतलब कि दोनों पद इसमें प्रधान है। तो इसका जब हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, माता और पिता, माता और पिता। इसको हम देखते हैं तो रात और दिन,
यहाँ पर क्या हो जाएगा, रात और दिन हो जाएगा। अगर आगे देखते हैं भाई बहन, तो इसी तरह से भाई और बहन, भाई और बहन। इस तरह सुख दुख मतलब कि सुख और यहाँ पर और, सुख और दुख। तो इस तरह से बीच में आप देख सकते हैं। इसका ट्रिक ये है कि ये शब्द एक दूसरे के उल्टा होते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि द्वंद्व समास में दोनों शब्द आपस में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। आपस में एक दूसरे का विलोम होते हैं। हमेशा आपको बात यही याद रखनी, ये ट्रिक है। और दूसरा ट्रिक क्या है कि कभी भी इसके बीच में योजक चिन्ह ये वाला रहेगा। और जब केवल योजक चिन्ह पर नहीं जाना है, योजक चिन्ह तो इसमें भी था लेकिन ये अव्ययी भाव था क्योंकि एक ही शब्द 2 बार आया था। लेकिन इसमें योजक चिन्ह के साथ ये शब्द एक दूसरे के उल्टा विपरीत अर्थ देने वाले होते हैं। जैसे माता पिता, रात का उल्टा दिन, भाई का बहन, सुख का दुख। तो इस तरह से आपस में शब्द उल्टा भी रहेंगे और बीच में इनकी योजक चिन्ह भी लगा रहेगा। तो आप तुरंत पहचान जाओगे कि द्वंद्व समास है। अब आते हैं आगे वाले समास के और टाइप जो है देखते हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और आगे समास को देखते हैं। 2 प्रकार हो गया, फिर अगला प्रकार देखते हैं। तो आइए अगला समास देखते हैं, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या हो गई कि जिस समास में पूर्व पद गौण, उत्तर पद प्रधान होता है। पूर्व पद साइलेंटली मोड में होता है और उत्तर पद मुख्य रूप से उसको हम उस पर बल लगाकर बोलते हैं। तो यानी जिस समास का पूर्व पद गौण हो और उत्तर पद क्या हो, प्रधान हो, वो तत्पुरुष समास होता है। अब तत्पुरुष समास के जो भेद होते हैं, यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कारक चिन्ह की बात यहाँ पर होती है। पहला आता है कर्म तत्पुरुष। तो ये जो 6 प्रकार के तत्पुरुष समास है, इसमें जो आपने कारक पढ़ा है उसके चिन्हों का प्रयोग इसमें किया जाता है। जैसे कर्म तत्पुरुष, ये चिन्ह हो गया, चिन्ह इसका क्या है, को है। अगर कर्म तत्पुरुष की बात की जाए तो जैसे यहाँ पर हमने शब्द लिया मतदाता, यानी कि मत को देने वाला, यहाँ पर को चिन्ह का लोप होता है। यानी कि कर्म तत्पुरुष में को चिन्ह का क्या होगा, लोप होगा। मतदाता मतलब मत को देने वाला। गिरह कट का मतलब क्या हो गया कि गिरह को काटने वाला। यहाँ पर को चिन्ह था। ये जब समस्त पद था ये मतदाता, तो इसमें को का लोप था। गिरह कट में को का लोप था, इसका जब विग्रह किया गया तो को आ गया। तो कर्म तत्पुरुष अगर होगा इस तरह से, तो सभी जो जितने भी ये तत्पुरुष समास के उदाहरण है सभी तत्पुरुष समास में ही आएंगे। लेकिन जब आपसे ये पूछा जाए कि तत्पुरुष में कौन सा तत्पुरुष है, तब आपको यहाँ पर ये याद रखना पड़ेगा कि कौन सा कर्म तत्पुरुष है, कौन सा कर्ण तत्पुरुष है। ये सब आगे देखते हैं। तो ये कर्म तत्पुरुष में आपको याद रखना है को चिन्ह का लोप होता है। लोप का मतलब कि छिपा हुआ होता है। कर्ण तत्पुरुष में क्या चिन्ह होता है, तो से या के द्वारा होता है। से या के द्वारा का मतलब कि यहाँ पर देखिए मुंह मांगा, तो मुंह मांगा का मतलब हो गया कि मुंह से मांगा, यहाँ बीच में से आ गया। तो यहाँ पर इसमें से का चिन्ह का लोप था। हस्त लिखित मतलब हाथ से लिखित या हाथ के द्वारा लिखित। तो इस तरह से बात की जाए जैसे कि, तो यहाँ पर कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा, कर्ण तत्पुरुष। इसमें कौन सा शब्द का लोप होता है, तो से का या के द्वारा का लोप होता है। जैसे और उदाहरण है यहाँ पर, चूंकि जगह के अभाव में कम लिखा गया है, बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। जैसे सूर रचित मतलब सूर के द्वारा रचित। तो जन्मजात मतलब जन्म से उत्पन्न। तो यहाँ पर मुंह मांगा हो गया। हस्त लिखित मतलब हाथों से लिखित या हाथों के द्वारा लिखित। इस तरह से चिन्ह का इसमें क्या होता है, लोप होता है। संप्रदान तत्पुरुष तीसरा आता है। संप्रदान में के लिए का लोप होता है। जैसे कि हथकड़ी का मतलब जैसे पुलिस हथकड़ी लगाती है, तो हाथों के लिए जो कड़ी बनाई गई है वो हथकड़ी कहते हैं उसको। तो हथकड़ी, अब देखिए के लिए बीच में यहाँ पर लोप है उसका समस्त पद में, और यहाँ जब विग्रह किया गया तो वो शब्द निकल के आ गया के लिए। तो यहाँ पर जो शब्द है के लिए, ये क्या है, हथकड़ी का मतलब कि हाथों के लिए कड़ी, तो बीच में के लिए आ गया ना। युद्ध भूमि मतलब कि युद्ध के लिए भूमि, देखिए यहाँ पर के लिए आ गया। तो इस तरह के लिए वाला जो शब्द होता है ऐसे शब्दों में छिपा होता है, उनका लोप होता है, तो उसे हम कहते हैं संप्रदान तत्पुरुष। चौथा है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष के अंदर क्या छिपा होता है, तो से अलग होने का भाव होता है। देखिए यहाँ पर से और यहाँ पर से दोनों का अंतर समझिए। यहाँ पर से या के द्वारा से आपको किसी चीज से किसी चीज को अलग होने की बात नहीं की पता चलेगी, लेकिन इससे अलग में आपको लगेगा कि कोई चीज किसी चीज से अलग है, मतलब कि उससे हट गई, निकल गई। जैसे धनहीन का मतलब कि जो धन से हीन है, यानी गरीब व्यक्ति, यानी कि गरीब जो आदमी है धन से हीन है, मतलब उसके पास धन नहीं है, अलग है धन उससे। पाप मुक्त का मतलब पाप से मुक्त। यहाँ पर पाप जो है उस व्यक्ति से मुक्त मतलब अलग हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, अपादान तत्पुरुष हो गया। यानी कि इसमें ऐसा भाव आएगा कि कोई चीज किसी चीज से क्या हो रही है, अलग। जैसे पथ भ्रष्ट मतलब पथ से क्या हो गया, भ्रष्ट है, मतलब पथ से वो अलग है, हट गया है।
तो ये अपादान तत्पुरुष से अलग का चिन्ह का लोप होता है। संबंध तत्पुरुष में क्या होता है, इसमें का की के मतलब एक दूसरे से संबंध पता चलेगा, जिसे वो हमारा भाई है, बहन है, पापा है, मम्मी है, तो का की के का लोप होता है। जैसे कि राजपुत्र, तो राजपुत्र में राजा का पुत्र, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच में का चिन्ह आया है, तो ये का लोप इसमें है। राजपुत्र लिखा गया, इसका विग्रह किया गया, तो राजा का पुत्र यानी कि संबंध, राजा से पुत्र का जो संबंध बता रहा है, तो बीच में ये का जो शब्द आ गया यही इन दोनों को जोड़ रहा है, यानी कि संबंध बता रहा है। जैसे देश रक्षा, देश की रक्षा, यहाँ बीच में की आ गया, मतलब कि देश और रक्षा के बीच के मतलब की ये जो है लोप कर रहा है, यानी कि पहले इसमें लोप था और बाद में निकल के आ गया। तो का की के का इसमें संबंध बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो संबंध तत्पुरुष हो गया। अधिकरण में क्या होता है कि इसमें में या पर पे का उदाहरण आता है, जैसे इस ऐसे शब्दों का इसमें लोप होता है। जैसे नीति निपुण, तो इसका जब हम विग्रह करेंगे तो नीति में निपुण, यहाँ पर देखिए में आ गया, तो नीति निपुण पहले था, जब इसका विग्रह किया गया तो नीति में जो निपुण है, तो नीति में निपुण, तो में शब्द आ गया। घुड़सवार, घुड़सवार का मतलब कि घोड़े पर सवार, तो यहाँ देखिए पर आ गया, तो यानी कि यहाँ पर में पर का आदि का लोप होता है। तो ये तत्पुरुष समास के 6 प्रकार होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से कोई भी एग्जाम्पल दे करके, तो तत्पुरुष समास बिल्कुल मारेंगे, लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि तत्पुरुष में कौन सा तत्पुरुष है, तो आपको बिल्कुल ये चिन्हों को याद रखना पड़ेगा। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और बाकी के 3 आगे। अगला टाइप देखते हैं जो चौथा है द्विगु समास। द्विगु समास को परिभाषा में देखते हैं कि जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो, पूर्व पद को पता है आपको, जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक रहेगा, तो उसे हम कहेंगे द्विगु समास। उदाहरण में देखिए नवरत्न, देखिए सबसे पहला ही पद आपको संख्या के रूप में मिलेगा, नवरत्न यानी 9 रत्नों का समूह, तो हो गया द्विगु समास। पंचभुज यानी कि पंच, देखिए शुरू में ही आपको संख्या मिल गई, 5 भुजाओं का समूह। इसी तरह चौराहा यानी कि 4 भुजाओं का समूह। इसी तरह से आप त्रिभुज यानी 3 भुजाओं का समूह। तो ऐसा कोई भी शब्द जिसको पढ़ने से पहले ही जो शुरू का यानी कि पहला पद है वो संख्या के रूप में हमको 2 3 4 5 पहला दूसरा इस तरह से हमको पता लग जाए, तो तुरंत द्विगु समास हो जाएगा, वहां पर हम द्विगु समास को मार लेंगे। यहाँ पर 5वां है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास की परिभाषा देखिए कि जिस समास में पूर्व पद विशेषण उत्तर पद विशेष्य होता है। पूर्व पद विशेषण का मतलब क्या, विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, और विशेष्य क्या होता है कि जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य है, और जो शब्द विशेषता बता रहा है वो विशेषण है। तो यहाँ पर उदाहरण में देखिए कि काली मिर्च, तो यहाँ पर मिर्च देखिए, मिर्च क्या है, मिर्च एक संज्ञा है और इसकी विशेषता काली, ये जो काला शब्द है ये बता रहा है कि मिर्च तो है लेकिन कैसा मिर्च है, काला, तो काली है जो मिर्च, यानी कि मिर्च की विशेषता काली। इस समास को हम ये कह सकते हैं कि जो समास किसी शब्द की विशेषता अगर बता रहा है तो समास क्या हो जाएगा, कर्मधारय। नील कमल यानी कमल एक संज्ञा है और इस संज्ञा में कमल जो संज्ञा शब्द हो गया और इसकी विशेषता क्या बता रहा है कि नीला है जो कमल, कमल तो है लेकिन कैसा है, नीला है, तो इस कमल की विशेषता बताई जा रही है कि इस कमल नीला है। तो इस तरह के शब्द जो शब्दों की विशेषता बताई जाए, जैसे चंद्रमुख, मुख तो है लेकिन मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है, यानी कि मुख की विशेषता ये है कि वो चंद्रमा के समान सुंदर है। नीला कमल यानी कि कमल है लेकिन कैसा है, नीला है। काली मिर्च है, मिर्च तो है लेकिन कैसी है, काली है, यानी कि इन शब्दों में सभी संज्ञाओं के विशेषताएं बताई जा रही हैं। तो यहाँ पर काला जो शब्द हो गया विशेषण हो गया, मिर्च विशेष्य हो गया, इसीलिए सब इसमें कह रहा है कि इसमें पूर्व पद विशेषण हो गया, यानी पहला पद देखिए नीला, काला, ये चंद्रमा का मुख चंद्र, तो ये सब विशेषण हो गए और विशेष जिनकी विशेषता बताई जा रही है। तो ऐसे शब्द आए तो कर्मधारय समास होते हैं। अब कर्मधारय और बहुव्रीहि में बच्चे बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। जिस समास में दोनों पद के माध्यम से किसी तीसरे अगर कोई विशेष व्यक्ति या वस्तु स्थान का बोध हो रहा है तो उसमें हमको बहुव्रीहि याद रखना है। अब आप देखिए उदाहरण में, इसका उदाहरण मिलता जुलता होता है लेकिन बारीक अंतर ये होता है कि इसमें तो विशेषता बताई जा रही थी और विशेषता इसमें भी बताई जाएगी, लेकिन इसमें विशेषता बताने के बाद वहीं पर रुक जा रहा था, लेकिन इसमें विशेषता बताने के बाद भी हम किसी तीसरे व्यक्ति की ओर इंगित करते हैं, इशारा करते हैं। जैसे कि उदाहरण में देखिए नीलकंठ, कंठ का मतलब ये जो कंठ होता है ना, ये नीलकंठ, ये किसका कंठ नीला है, तो आपके दिमाग में बिल्कुल आ गया होगा भगवान शंकर का। तो यहाँ पर शब्द की विशेषता तो बताई जा रही इसमें भी, लेकिन इस विशेषता बताने वाले शब्दों के साथ साथ हमको किसी तीसरे अर्थ विशेष, कोई व्यक्ति हो, कोई देवता, कोई स्थान, कोई वस्तु, उसके बारे में वो लास्ट में इंगित करेगा। तो नीलकंठ, अब नीलकंठ तो विशेषकर किसके लिए है, भगवान शंकर के लिए है। अब किसी का हम नाम नीलकंठ रख देंगे तो वो तो नीलकंठ कहलाएगा नहीं, नीलकंठ तो बस भगवान शंकर है।
तो इसीलिए कंठ है जिनका नीला, यानी नीला है कंठ जिनका, अर्थात कौन, तीसरा विशेष व्यक्ति के आदमी के अर्थ में प्रकट हो रहा है शंकर जी के बारे में। लंबोदर, लंबो का मतलब इसे लंबा, उदर का मतलब पेट, जिनका लंबा पेट है पूरा बड़का, तो बड़का पेट वाले कौन है, तो भगवान गणेश जी हैं, तो इनको लंबोदर कहा जाता है। तो लंबा है उदर जिनका यानी लंबोदर। तो इसमें देखिए विशेषता किसी तीसरे व्यक्ति वस्तु के तरफ जा रही है, तो यहाँ पर किसी विशेष व्यक्ति यानी एक देवता के रूप में हमको ये अर्थ बता रहा है। दशानन, दशानन का मतलब होता है आनंद, आनंद का मतलब होता है मुख, जो मुंह होता है। अब 10 आनंद, 10 का मतलब संख्या है, तो 10 गो मूड़ी जिसका है, तो 10 गो आनंद यानी मुख किसका था, तो रावण का था। तो यानी कि यह शब्द तीसरे आदमी को इंगित कर रहा है कि 10 आनंद वाले कौन थे, रावण थे। तो यहाँ पर ऐसे शब्दों में, यहाँ पर बस विशेषता ही बताई जा रही थी, लेकिन यहाँ पर विशेषता के साथ साथ किसी हम तीसरे व्यक्ति वस्तु की ओर इंगित कर रहे हैं। तो ये ऐसे शब्द जो तीसरे व्यक्ति वस्तु की ओर अर्थ बताने के बाद इशारा करे तो होता है बहुब्रीहि, और यहाँ पर होता है कर्मधारय। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से पूरा समास क्लियर हो गया होगा। अब आइए यहाँ पर इसके बाद हम कुछ 15-20 क्वेश्चन का MCQs कर, तो आइए देख लेते हैं अब समास का MCQ क्वेश्चन 1500। तो यहाँ पर अब देखते हैं चरण कमल में कौन सा समास है। तो पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। तो सही ऑप्शन कौन हो जाएगा इसमें, तो जो कमल के समान है जो चरण, यानी चरण की विशेषता बताई जा रही है, तो जब विशेषता बताई जाती है तो कर्मधारय समास होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि चौराहा शब्द में किस समास का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या अव्ययी भाव समास। तो कौन सा समास हो जाएगा यहाँ पर, चौराहा यानी 4 राहों का समूह, द्विगु समास। जब भी कोई पहला पद संख्यावाचक होता है तो जैसे चौराहा, नवरत्न, पंचभुज, तो ये सभी द्विगु समास हैं, संख्यावाचक। अगला प्रश्न देखते हैं, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों पद प्रधान यानी द्वंद्व समास होता है, जैसे रात दिन, है ना, भाई बहन, तो ये सब द्वंद्व समास होते हैं, दोनों पद प्रधान। अगला है लंबोदर में कौन सा समास पाया जाता है, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास। तो लंबोदर यानी कि लंबा है उदर जिनका, बहुब्रीहि समास। जब किसी तीसरे अर्थ की ओर बताया जाए, अभी आपको स्लाइड में बताया गया, लंबा है उदर जिनका, ये उधर मिस्टेक है यहाँ पर, लंबा है उदर जिनका यानी पेट, गणेश जी। पांचवा प्रश्न है प्रतिदिन शब्द का सही समास विग्रह कीजिए। दिन दिन ये तत्पुरुष समास है कि प्रत्येक दिन अव्ययी भाव समास है कि दिन दिन, दिन और दिन द्वंद्व समास, दिन में दिन कर्मधारय समास। तो अव्ययी भाव समास यहाँ पर हो जाएगा प्रत्येक दिन। प्रतिदिन को हम प्रत्येक दिन कहते हैं। जब किसी शब्द का प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग हो तो अव्ययी भाव समास होता है। अगला हम यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न में, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 का राजपुत्र में कौन सा समास है। अभी सभी इसके पीछे आपको विस्तृत जानकारी इसकी दी गई है। राजपुत्र में कौन समास है, कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान या संबंध। तो संबंध, इसमें राजपुत्र का मतलब कि राजा का पुत्र, संबंध बता रहा है कि यह पुत्र कैसा है, राजा का पुत्र है। तो का की का लोप होता है संबंध तत्पुरुष में, तो ये हो जाएगा संबंध। अगला प्रश्न 7 नंबर देख लेते हैं। पाप पुण्य में कौन सा समास है, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या द्विगु समास। आप कमेंट में उत्तर देंगे। पाप और पुण्य यानी कि पाप और पुण्य, बीच में और छिपा है, द्वंद्व समास। यानी पाप पुण्य होता है ना, माता पिता होता है, दिन और रात होता है, आपस में शब्द एक दूसरे के उल्टे होते हैं द्वंद्व समास में, और का चिन्ह लोप होता है। 8वां यथाशक्ति में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास। यथाशक्ति का मतलब क्या है कि शक्ति के अनुसार। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। यानी कि जिसका प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग होता है वो अव्ययी भाव समास होता है। इसका विग्रह करें तो शक्ति के अनुसार यथाशक्ति का हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ये अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। दशमुख में कौन सा समास है। दशमुख यानी कि 10 गो मुंडी किसका है, तो कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या द्विगु, कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास, ये तीसरे अर्थ की ओर हो रहा है। दशमुख यानी 10 आनन, कौन सा समास होता है, रावण के लिए बोला गया है कि 10 मुख है जिनके, अर्थात किसकी बात हो रही है, रावण की, तीसरा अर्थ जा रहा है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा 10 मुख में। अगला प्रश्न 10 नंबर देखते हैं। ऋण मुक्त शब्द में किस समास विग्रह का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर ऋण की मुक्ति, ऋण और मुक्त, ऋण से मुक्त या ऋण में मुक्त। ऋण मुक्त का सही शब्द का विग्रह क्या है, आपको लगता है ऋण से मुक्त, ऋण और मुक्त थोड़ी होगा, ऋण से मुक्त मतलब कि ऋण से अलग, मुक्त हो गया, ऋण मुक्त कहते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऋण से मुक्त। अगला प्रश्न देखते हैं 11। त्रिलोचन में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि या द्वंद्व समास। त्रिलोचन, त्रि का मतलब 3, लोचन माने आँख, यानी कि 3 नयन यानी लोचन है जिनके, कौन, बहुब्रीहि समास। यानी किसकी बात हो रही है, भगवान शंकर की बात हो रही है। 3 आँख किसके पास है, शंकर जी के पास है, तो ये बहुब्रीहि समास हो गया, तीसरा अर्थ में जा रहा है। अगला प्रश्न नंबर देखते हैं 12।
कि जिस समास का उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास। तो जिसमें प्रथम पद गौण दूसरा पद प्रधान हो तो कौन सा? तत्पुरुष समास। बी ऑप्शन इज राइट होगा। तत्पुरुष समास हो जाएगा, इसमें दूसरा पद प्रधान तत्पुरुष समास में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। तो आप आंसर बताएंगे यहाँ पर तिरंगा मतलब 3 रंगों वाला। तो यानी कि जब भी कोई संख्या की बात हो द्विगु समास होता है, पहले से ही आपको पता है, यहाँ पर आपने अभी पढ़ के आया है। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर। पीताम्बर में यदि विग्रह पीला है जो अंबर किया जाए तो कौन समास होगा? बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष या अव्ययभाव। तो पीला है जो अंबर यानी कि विशेषता बताया जा रहा है, अंबर कैसा है? पीला, तो कर्मधारय। अगर ये रहता पीला है जो अंबर जिनका अर्थात भगवान कृष्ण हो जाते बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पर विशेषता बताया जा रहा है तो कर्मधारय समास। धीरे धीरे में कौन सा समास है? लास्ट प्रश्न है। द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास। तो अभी आपको बताया गया पीछे कि एक ही शब्द बार बार रिपीट हो जाए तो अव्ययभाव समास होता है। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से पूरा उसका थ्योरी और यहाँ पर MCQ अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा।